क्लास 9th साइंस चैप्टर फर्स्ट है ये केमिस्ट्री का। आपको पता है कि अब केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों एक ही बुक में हैं। तो जो चैप्टर फर्स्ट है आपका केमिस्ट्री है, चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। अब यहाँ पे फर्स्ट वर्ड ही आया है चैप्टर की नेम की हेडिंग में ही, पदार्थ। पदार्थ को दूसरा नाम हम द्रव्य भी बोलते हैं। अब पहली परिभाषा आपकी है द्रव्य या पदार्थ। तो द्रव्य ब्रह्मांड का वह अवयव है जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है तथा वह स्थान घेरता है, जैसे किताब, पेन, पेंसिल, हीरा आदि। अब आप कोई भी वस्तु आप देख रहे हैं अपने सामने जिसमें द्रव्यमान हो और उसका आयतन हो तथा वह स्थान घेरता हो, वो सारी वस्तुएं द्रव्य हैं। ठीक है, आप सामने अपने मोबाइल देख रहे हैं, आपके घर पे मेज है, कुर्सी है, टेबल है, किताबें हैं, पेन हैं, जो भी चीज़ें हैं सब द्रव्य के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए हैं, द्रव्यमान और आयतन। तो पहले बात करते हैं द्रव्यमान क्या होता है। इसको आप एक बॉक्स बना के फेयर कॉपी में इसी तरह लिख लीजिएगा ताकि ध्यान रहे। द्रव्यमान किसी पदार्थ में उपस्थित कणों की मात्रा होती है। कोई भी पदार्थ है उस वह कणों से मिलकर बनता है और कणों की कितनी मात्रा है वह द्रव्यमान बताता है। साथ ही दूसरा है आयतन। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है। ये यहाँ पे दो पॉइंट जो हैं द्रव्यमान व आयतन दोनों आपको क्लियर हो जाएंगे। इसको बॉक्स के अंदर आप फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। अब थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट आपकी हेडिंग आती है द्रव्य, पदार्थ, द्रव्य या पदार्थ दोनों एक ही चीज़ है कि गुण। तो इसके गुण आप लिखेंगे तो फर्स्ट आपका लिखा हुआ है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया छोटे छोटे कणों से मिलकर, पार्टिकल्स से मिलकर हमारा द्रव्य बना होता है, पदार्थ बना होता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ग्लास लीजिए, ग्लास में आपने पानी लिया और पानी में इंक डालिए। इंक जब डालेंगे पानी शांत हो, पानी चल, केवल ग्लास में पानी रख दीजिए भरा हो, उसमें इंक की एक ड्रॉप डालिए। धीरे धीरे ड्रॉप क्या होगी, पहले सतह पे होगी, उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरे ग्लास में फैल जाएगी। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि जो पानी के कण हैं वो कैसे हैं, गतिशील हैं। साथ ही दूसरे हेडिंग है आपकी, दूसरा जो पॉइंट है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। आप लोग गर्मियों में शरबत बनाते ही होंगे। ग्लास में पानी लीजिए, चीनी डालिए और चीनी पानी में घुल जाती है, मिक्स हो जाती है। इसका मतलब पानी के जो कण है उसके बीच जो रिक्त स्थान था उसमें चीनी घुल गई। इससे सिद्ध होता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जब तीसरा पॉइंट है पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच आकर्षण बल होता है। इसको भी आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। नल की टोटी के पानी गिर रहा है, अब पानी की जो धार है उसके बीच में फिंगर लगाइए तो थोड़ी देर के लिए धार दो अलग अलग जाएंगी, फिर नीचे आके ऐसे धार जुड़ जाएंगी। तो ये जुड़ेंगी क्यों, क्योंकि उन कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। फर्स्ट है कि कण उसके निरंतर गतिशील रहते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, साथ ही पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। इतना आपको ये वाला पेज पूरा फेयर कॉपी में नोट करना है। जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इसको आप ब्लैक से, बाकी पूरा ब्लू से लिखेंगे। नेक्स्ट है पदार्थ की अवस्थाएं। अब पदार्थ की वैसे 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 3 है। फर्स्ट है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में आप जानते हैं ठोस अवस्था निश्चित आकार होता है, जैसे ईंट ले लो, मोबाइल ले लो, कुछ भी ले लो, मेज ले लो, ये सारी ठोस वस्तुएं, इनका आकार निश्चित होता है, इनकी बीमाएँ निश्चित होती हैं, कठोर होते हैं, असंपीड्य होते हैं और निश्चित आयतन होता है इनका। उदाहरण दिए हुए हैं मेज, ईंट आदि। कोई भी आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका ठोस। अब इसमें नेक्स्ट है आपका असंपीड्य। का मतलब आप समझ गए होंगे, अगर हम दबाव डालते हैं, दाब बढ़ाते हैं तो उसके कणों जो उसका आकार है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है द्रव्य अवस्था। इसका आकार अनिश्चित होता है। जैसे आपने 1 लीटर दूध लिया, उस दूध को जिस बर्तन में डालेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेगी। उसकी बीमाएँ निश्चित होती हैं, बहाव होता है इनमें, एक कम संपीड्य होते हैं और इनका आयतन निश्चित होता है। इसके एग्जाम्पल आप जानते हैं दूध, पानी, तेल वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं।
तीसरी अवस्था है गैस अवस्था। अनिश्चित आकार होता है, अनिश्चित बीमाएँ होती हैं, इसका आकार भी अनिश्चित होता है, बीमाएँ भी अनिश्चित होते हैं, इनमें बहाव होता ही होता है, अधिक संपीड्य होते हैं और अनिश्चित आयतन भी होता है। CO2, CH4, ऑक्सीजन, मीथेन आदि सभी गैसों के एग्जाम्पल हैं। ये 3 अवस्थाएं हैं, इनको आपको इसी तरह से पॉइंट लिखने हैं। इसके ठोस अवस्था लिखनी है, फिर उसके गुण डाल के सारे पॉइंट लिखने हैं। आप लिख सकते हैं, पूरा सेंटेंस बना के इसको लिख सकते हैं कि ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस की बीमाएँ निश्चित होती हैं। इस तरह से सारे पॉइंट एक स्टेटमेंट में सेंटेंस बना के आप लिख सकते हैं इसको। इस कॉपी का इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको फेयर कॉपी में इसको लिखना है। नेक्स्ट है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ आपको बता चुका हूँ, द्रव्य क्या होते हैं या पदार्थ क्या होते हैं, उनकी अवस्थाएं भी आपको पता चल चुकी हैं। ठोस, द्रव, गैस, जो आपके सिलेबस में 3 आपको पढ़नी है। तो उसी में आपका है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, यानी कि पदार्थ, अगर कोई ठोस पदार्थ है उसको द्रव में कैसे बदलें, द्रव को ठोस में कैसे बदलें, और ठोस को द्रव में या द्रव को गैस में बदलने की कंडीशन जो है वो अवस्था में परिवर्तन है। किसी पदार्थ की अवस्था में निम्न 2 प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। फर्स्ट क्या है, तापमान में परिवर्तन करके, दूसरा दाब में बदलाव करके। तो पहली हेडिंग हम लोग डालेंगे तापमान में परिवर्तन के प्रभाव, जिसमें से है पहला गलनांक बिंदु। किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, गलनांक बिंदु कहलाता है या कहते हैं। कोई ठोस है, ठीक है, उसका ताप बढ़ा रहे हैं हम, ताप बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ठोस द्रव अवस्था में बदल जाएगा। कैसे? ताप बढ़ाने पर। जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलेगा उसे क्या कहेंगे, गलनांक बिंदु। आप इसे समझ लो, गल गया, ठोस क्या होगा, गलेगा। गलेगा किसमें, द्रव में, तो इसलिए क्या हो गया, गलनांक। गलन की गुप्त ऊष्मा, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 1 किलोग्राम कोई ठोस ले लो, दाब नॉर्मल हो वायुमंडलीय, और उस ठोस को का टेम्परेचर दें, ताप बढ़ाएं, उस ठोस को का ताप बढ़ाते जाएं, और जब तक वह ठोस किस में न बदल जाए, द्रव में बदल जाए, तब तक ताप बढ़ाते रहें। और जब वह द्रव में बदल जाएगा तो उसमें जो ऊष्मीय ऊर्जा खर्च हो रही है, जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता आ रही है, उसी को हम लोग गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नाम है गलन की गुप्त ऊष्मा। बस यहाँ पे 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। समझ गए होंगे आप। सेकेंड पॉइंट है क्वथनांक बिंदु। किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए, क्वथनांक कहते हैं। आप द्रव लीजिए, द्रव में बता चुका हूँ, द्रव को गर्म करिए, द्रव का उदाहरण है पानी। आप गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद वह क्या होगा, एक जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एक ऐसा ताप आएगा जिससे वह द्रव गैस अवस्था में बदलने लगेगा। द्रव किस में बदलने लगेगा, गैस अवस्था में। तो जिस बिंदु पर, जिस ताप पर द्रव गैस में बदलेगा, उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। नेक्स्ट है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। जैसे थी गलन की गुप्त ऊष्मा, उसी तरह वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को, सेम वही है, 1 किलोग्राम द्रव लेंगे और उसका क्या करेंगे, क्वथनांक पर गर्म करेंगे, और वह क्या करेगा, द्रव गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो द्रव को गैस में परिवर्तित होने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। इस कंडीशन ये है कि वायुमंडलीय दाब होना चाहिए और 1 किलोग्राम द्रव्य लेंगे बस। ऊर्ध्वपातन, द्रव पदार्थ, कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन किए बिना ठोस अवस्था में बदल जाए तो उससे क्या कहते हैं हम लोग, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन किए बिना सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका उल्टा होता है निक्षेपण। गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। भाई कोई गैस है,
गैस को पहले द्रव में बदलेगी, द्रव से वो ठोस में बदलेगी। लेकिन निक्षेपण में क्या होता है, गैस द्रव में न बदल के सीधे ठोस में बदल जाती है। इसी तरह कोई भी द्रव अवस्था में परिवर्तन, कोई भी ठोस लें और ठोस को गर्म करें और वह ठोस द्रव में ना बदले, सीधे गैस में बदल जाए। क्योंकि कंडीशन होती है पहले ठोस है, फिर द्रव है, फिर गैस है, 3 चीज़ें हैं, 3 अवस्थाएं पढ़ी हैं आपने। तो इसमें क्या है, ठोस लेंगे, उसको गर्म करेंगे, उसको ताप देंगे, वह सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर को आप गर्म करो तो सीधे गैस बनता है, द्रव में नहीं बदलता है। नैफ्थलीन की गोलियां, ये भी दोनों ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण का उदाहरण है। इससे दाब परिवर्तन करके, मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि अवस्था में परिवर्तन कितने प्रकार से, ताप में परिवर्तन करके और दाब में परिवर्तन करके। दाब में परिवर्तन करते हैं यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें। सिलेंडर में गैस को क्या करें, संपीड़ित करें। संपीड़ित करने पे क्या होगा, उसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। दाब बढ़ने से कण नज़दीक आ जाते हैं। किसी भी चीज़ को दबाएंगे तो उसके कण क्या आएंगे, पास पास आ जाएंगे, और दाब घटाएंगे तो कण दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है। वाष्पीकरण क्या होता है, क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों के रस में परिवर्तन होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण समझ गए, द्रव को गर्म करें और क्वथनांक पर पहुंचने से पहले ही उसकी सतह से क्या होता है, द्रव के कणों का वाष्पीकरण होने लगता है, वो गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को कौन प्रभावित करेगा, सतह का क्षेत्रफल। जितना ज़्यादा सतह का क्षेत्रफल होगा उतने ज़्यादा उसका वाष्पीकरण होगा। आप एक ग्लास में पानी गर्म करो और एक भगोने में पानी गर्म करो। ग्लास में पानी गर्म करोगे कम वाष्पीकरण होगा, और भगोने में करोगे उसका एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। तापमान का भी प्रभाव पड़ता है। तापमान से क्या होता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, जितना ज़्यादा ताप बढ़ाएंगे, उतना ही ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। आर्द्रता जानते हैं। आर्द्रता क्या होती है, वायु में नमी की उपस्थिति। वायु में नमी, पहले से ही नमी है तो आर्द्रता बढ़ाने पर वाष्पीकरण कम होगा। वायु की गति बढ़ने पर भी वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। आप इसका उदाहरण दे सकते हैं, जब तेज़ वायु चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। आप इससे बता सकते हैं क्यों, क्योंकि वायु की गति पर वाष्पीकरण डिपेंड करता है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर को आपको पूरा फेयर कॉपी पे लिखना है, अच्छे से लिखेंगे, अच्छी हैंडराइटिंग में। अगर कुछ छूट रहा है तो एक बार मैं दोबारा चैप्टर दिखाई दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट पेज ये है, सेकंड पेज ये है, थर्ड पेज ये, फोर्थ पेज ये, फिफ्थ ये लास्ट है। ये फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब अगर इसकी एक्सरसाइज या क्वेश्चन आंसर सब इसी में आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगर कुछ छूटा हुआ है तो नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।